दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आपने अगर इस वीडियो को फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। इस पार्ट में कहानी यहाँ से कंटिन्यू हुई। ज़ेन जब इस आदमी से पेमेंट लेने के बाद यहाँ से चली जाती है तो ये आदमी देखता है कि यहाँ पर एक डिवाइस गिर गई है। ये इसको उठाकर देखता है तो ये एक ट्रैकर होता है। अब शाओची उसी आदमी की लोकेशन को देख रहा होता है। अब ज़ेन ने जहाँ पर आना होता है ये आ चुकी होती है। गाओजन भी वो के साथ इसका पीछा कर रहा होता है और ये भी अब ज़ेन के पीछे चला जाता है। ज़ेन यूनिंग की कब्र पर आई होती है। यूनिंग के सभी फैमिली मेंबर्स भी यहीं पर मौजूद होते हैं। अब ज़ेन बंस को जब प्लेट में रखती है तो यूनिंग की मॉम ज़ेन की रखी हुई प्लेट को फेंक देती हैं। ज़ेन को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। अब यूनिंग की आंट ज़ेन से कहने लगती है कि तुम अपनी लिपस्टिक को साफ कर लो। इस तरह के मौकों पर रेड लिपस्टिक लगाना ठीक नहीं है। लेकिन शेंग्यू अपनी मॉम को ऐसा करने से रोक देती है और कहती है कि आप हर किसी के साथ नाइस हो सकती हैं लेकिन इसके साथ नहीं। ज़ेन भी यहीं पर खड़ी रहती है और यूनिंग की मॉम तो बहुत ही ज्यादा रो रही होती है। इतने में ही फ्लावर्स लेकर यहाँ पर गाओजन भी आ जाता है। शेंग्यू गाओजन को देखने के बाद फौरन अपने फोन पर उसी पिक्चर को देख रही होती है। गाओजन फ्लावर्स देखने के बाद ज़ेन से आकर यूनिंग की मौत का अफसोस कर रहा होता है। ये देखकर शेंग्यू गाओजन के रखे हुए फ्लावर्स इसकी तरफ फेंकने लगती है लेकिन गाओजन अपने हाथ से इन फ्लावर्स को रोक लेता है। शेंग्यू बहुत ज्यादा गुस्से में आ गई होती है और ये कहने लगती है कि तुम दोनों को जो कुछ भी करना है कहीं और जाकर करो। शेंग्यू की मॉम से कहने लगती है कि तुम इस तरह की बातें क्यों कर रही हो। तो शेंग्यू कहती है कि मेरे भाई की मौत को अभी थोड़ा सा वक्त भी नहीं गुजरा और इसने दूसरे आदमी को डेट करना भी स्टार्ट कर दिया है। ये सुनकर ज़ेन कहने लगती है कि ये बात तुम्हें अपने भाई से पूछनी चाहिए कि दूसरों के साथ फ्लर्ट कौन कर रहा था। शेंग्यू कहती है कि तुम अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल रही हो। ज़ेन को इसकी बात सुनकर गुस्सा आ जाता है और ये शेंग्यू के पास जाकर अपने आप को मारने लगती है। कहती है कि क्या तुम अब खुश हो। ये देखकर गाओजुन ज़ेन को आकर रोकता है और इन सब से कहने लगता है कि शुनिंग मेरा दोस्त है और आज मैं सिर्फ उसकी रिस्पेक्ट में यहाँ आया हूँ। शेंग्यू कहती है कि एक्टिंग करना बंद करो और बाकी सबको बताने लगती है कि मेरी सिस्टर इन लॉ इस आदमी के साथ स्कूल में घूम रही थी और इन्होंने एक दूसरे का हाथ भी पकड़ा हुआ था। शेंग्यू ज़ेन से पूछने लगती है कि क्या मैं सही कह रही हूँ ना। लेकिन ज़ेन इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और गाओजन अब ज़ेन को यहाँ से लेकर चला जाता है। अब यूनिंग की मॉम कहने लगती है कि हमारी कितनी इंसल्ट हो रही है कि ज़ेन मेरे ही बेटे की कब्र पर एक और आदमी को ले आई है। ये बात सुनकर गाओजन को गुस्सा आता है। ये जाने लगता है तो ज़ेन इसको रोकते हुए कहती है कि क्या अब तुम इसको मजीद खराब करना चाहते हो। ये कहकर ज़ेन जाने लगती है और शेंग्यू भी इन दोनों की वीडियो बना रही होती है लेकिन येन शेंग्यू को वीडियो बनाने से रोक देता है। बाहर आने के बाद गाओजन ज़ेन से पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। तो ज़ेन इसको कहती है कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है। गाओजन कहता है कि तुम्हारा इस बात से क्या मतलब है। ज़ेन कहती है कि क्या तुम बदला नहीं ले रहे हो। गाओजन कहता है कि मुझे नहीं मालूम कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। ज़ेन कहती है कि तुम अपने हाई स्कूल टीचर को स्कूल में मिलने के लिए नहीं आए थे और तुमने जानबूझकर मुझे स्कूल बुलाया और स्कूल दिखाने लगे। तुम तो सुबह ही वापस चले गए थे लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर वापस आ गए अपने उस हाई स्कूल दोस्त की कब्र पर जिससे तुमने कई साल कांटेक्ट नहीं किया। गाओजन कहते हैं कि मैं जानता हूँ कि तुम्हारा मूड खराब है। ज़ेन कहती है कि मेरे मूड को बहाने के तौर पर इस्तेमाल नहीं करो और मैंने तुम्हें कल भी बताया था कि मैंने वो लव लेटर बोर्ड पर नहीं लगाया था और अगर मैंने कुछ किया होता तो मैं ये बात एडमिट कर लेती। इसलिए अब तुम्हें मुझसे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है। क्या तुम एक लॉयर नहीं और तुम्हारा वक्त तो बहुत कीमती है ना। गाओजन कहता है कि तुम अब लिमिट क्रॉस कर रही हो। तो ज़ेन भी गुस्से में आकर इसे पूछने लगती है कि फिर तुम आज क्यों यहाँ पर आए हो। गाओजन कहता है कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं यहाँ पर क्यों आया हूँ। तो ज़ेन कहती है कि तुम झूठ बोल रहे हो और क्या तुमने यहाँ पर गाओजन के किसी और फ्रेंड को देखा है। ये कहकर ज़ेन जाने लगती है तो गाओजन इसके हाथ से गाड़ी की चाबी लेने लगता है। तो ज़ेन कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। गाओजन कहता है कि तुम इस हालत में ड्राइव नहीं कर सकती। ज़ेन इसको जाने के लिए कह रही होती है। इतने में गाओजन देखता है कि ज़ेन के इन-लॉज भी यहीं पर आ रहे हैं तो ये कहने लगता है कि तुम्हारे इन-लॉज यहाँ पर आ रहे हैं। वो अगर हमें इस तरह देखेंगे तो मुझे तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ये सुनकर ज़ेन इसको गाड़ी की चाबी दे देती है और फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ शाओची जियो को कह रहा होता है उसकी कार कहीं पर पार्क है इसीलिए तुम आराम से अपना काम कर सकते हो। जियो जो भी ढूंढ रहा होता है वो इसको मिल नहीं रहा होता। अब गाओजन एक जगह कार रोकता है और ज़ेन से कहता है कि मैं अपने स्कूल टीचर से हर साल मिलने के लिए जाता हूँ और मैंने तुमसे कॉन्टेक्ट तुमसे बदला लेने के लिए नहीं किया। गाओजन कहते हैं कि मैं मिस्टर यांग से कुछ देर बाद मिलने के लिए जाने वाला हूँ। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगी। ज़ेन इस बात का कोई जवाब नहीं देता और गाओजन कहता है कि मैं यहाँ से कुछ फ्रूट खरीद लेता हूँ। गाओजन फ्रूट खरीदने के लिए शॉप पर आता है और ज़ेन यहाँ से कार लेकर चली जाती है। अब शाओची तो बहुत ही मजे में बैठा होता है। जैसे ही यहाँ पर ज़ेन की कार को देखता है तो हैरान हो जाता है और ये फौरन ही जियो को कॉल करके बताता है कि ज़ेन वापस आ गई है। जैसे ही ज़ेन अपने घर पर जा रही होती है तो जियो को भी यहाँ से ज़ेन जाते हुए देख लेती है और ज़ेन इसको पहचान
लेती है कि उस दिन भी जेन के घर में यही आदमी झांक रहा था। अब जेन जब अपने घर पर जाती है तो ये देखती है कि इसके घर का लॉक खुला होता है। अब ये आदमी जेन की कार पर जो ट्रैकिंग डिवाइस लगी होती है उसकी पिक्चर खींचकर जेन को भेज देता है और साथ में इसको वॉइस मैसेज करता है कि ये तुम्हारी कार से नीचे गिरा है। इस ट्रैकिंग डिवाइस की पिक्चर देखते ही जेन अपनी कार को चेक करने के लिए आ जाती है और जियो और शाओची तो इसी बारे में बात कर रहे होते हैं कि शायद ये ट्रैकिंग डिवाइस खराब हो गई है। जेन जब अपनी कार को चेक कर रही होती है तो शाओची और जियो भी यहाँ से चले जाते हैं और जेन को भी वो लोकेशन मिल जाती है जहाँ पर ये ट्रैकिंग डिवाइस लगी हुई थी। जेन अब स्पायर को घर पर ले आई होती है। इसको सुवेन की कॉल आती है जिसको कहने लगती है कि मुझे गाओजुन ने बता दिया है कि कोई तुम्हारा यहाँ पर पीछा कर रहा है। जेन कहती है कि क्या बस तुम्हें गाओजुन ने यही बताया है? तो सुवेन कहती है कि क्या कोई और बात भी है? जेन कहती है कि नहीं। सुवेन इसको कहती है कि अगर तुम आज रात तक यहाँ पे वापस नहीं आई तो मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। जेन को सुवेन की बात माननी पड़ती है। जेन अब अपनी रिंग उतार कर इस बॉक्स में रख देती है और फिर रात में जेन जब अपना सामान लेकर यहाँ से जाने लगती है तो यहाँ पर गाओजुन खड़ा होता है। जेन गाओजुन को देखकर अपनी कार को रोक लेती है। जेन इसको इशारा करती है तो गाओजुन भी कार में आकर बैठ जाता है। फिर ये दोनों यहाँ से चले जाते हैं। अब जेन जब गाओजुन को होटल पर छोड़ने के लिए आती है तो गाओजुन कहता है कि क्या तुमने डिफेंस स्टेटमेंट पढ़ी है? उसमें तुमने कुछ चेंज तो नहीं करवाना? जेन कहती है कि नहीं। तो गाओजुन कहते हैं कि फिर उसको जल्दी से सबमिट करवा दो। गाओजुन जाने लगता है तो जेन इसको कहती है कि तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनने के बाद गाओजुन इसको गुड बाय कहकर कार से उतर जाता है। अब घर पर आने के बाद जेन सुवेन को इस ट्रैकिंग डिवाइस की पिक्चर दिखाती है तो सुवेन इसको देखने के बाद कहती है कि क्या वो लोग तुम्हारा पीछा इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि उनको लगता है कि तुमने अपने पुराने घर में यूनिंग के पैसे छुपाए हैं। जेन कहती कि हाँ ऐसा भी हो सकता है। अब सुवेन जब ये डिफेंस स्टेटमेंट देख रही होती है तो जेन सुवेन को बताती है कि गाओजुन ने स्कूल में जो लव लेटर लिखा था वो मेरे लिए था। ये सुनकर तो सुवेन बहुत ज्यादा हैरान होती है और इससे पूछती है कि तुम्हें ये बात किसने बताई है? तो जेन कहती है कि गाओजुन ने। सुवेन कहती कि हो सकता है कि ये लव लेटर यूनिंग ने नोटिस बोर्ड पर लगाया हो क्योंकि तुम्हारे लेटर्स तक एक्सेस मेरे पास थी या यूनिंग के पास। जेन कहती है कि अगर मुझे इस बारे में पहले मालूम होता तो मैं कभी भी यकीन नहीं करती कि यूनिंग ऐसी हरकत कर सकता है, लेकिन अब मुझे ये जानकर कोई भी हैरानगी नहीं हो रही क्योंकि यूनिंग कुछ भी कर सकता है। ये सुनकर सुवेन कहने लगती है कि कोई भी किसी को खामोशी से 10 साल प्यार नहीं कर सकता और अगर गाओजुन के दिल में तुम्हारे लिए कोई ग्रज होता तो वो तुम्हारी कभी भी मदद नहीं करता। जेन कहती है कि मुझे नहीं मालूम, बस मैं नहीं चाहती कि गाओजुन मेरा केस हैंडल करे। ये कहकर जेन बालकनी में आ जाती है तो सुवेन कहने लगती है कि क्या तुम अपने केस पर गिव अप कर रही हो? जेन कहती है कि मैं गिव अप नहीं कर रही और मैं ये केस जीतना चाहती हूँ, लेकिन बस मैं ये नहीं चाहती कि गाओजुन मेरे किसी भी मामले में इन्वॉल्व हो। सुवेन कहती है कि क्या तुम्हें डर है कि वो तुमसे बदला ले रहा है? जेन कहती है कि नहीं, मुझे ये डर नहीं है, बस मैं नहीं चाहती कि गाओजुन मेरे क्लोज रहे क्योंकि मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ। सुवेन कहती है कि क्या तुमने डिफेंस स्टेटमेंट को पढ़ा है? इतनी अच्छी स्टेटमेंट तुम्हारे लिए और कोई लॉयर नहीं लिख सकता, इसीलिए तुम अपने लिए चीजों को और मुश्किल मत करो। ये कहकर सुवेन जेन के पास आ जाती है तो जेन भी मुस्कुराते हुए कहती है कि ठीक है। अब गाओजुन गोल्फ खेल रहा होता है तो उसके पास वो आती है एक डॉक्यूमेंट लेकर जिसमें शिनलियांग की कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होती है। वो गाओजुन से कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि ज़ैनब तुम्हारी बात सुनेगी? गाओजुन कहते हैं कि कुछ दिन वो स्ट्रगल करेगी लेकिन यूनिंग के लिए उसका प्यार खत्म हो गया है और जेन की जो कंडीशन है उसमें जो कोई भी उसको मदद के लिए अपना हाथ देगा जेन उसका हाथ थाम लेगी। अब सुवेन जेन के घर से जा रही होती है और ये जेन से कहती है कि गाओजुन की स्कीम बिल्कुल ठीक है, हमें पहले पैसे तलाश करने होंगे और मैंने शिनलियांग के बारे में भी रिसर्च की है। उसकी कंपनी लोगों को दिखाने के लिए वो कंपनी है लेकिन इस कंपनी को ही वो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। मुझे तुम कुछ दिन दो, जब इंस्पेक्शन खत्म हो जाएगी तो मैं खुद फैक्ट्री जाऊंगी तुम्हारे साथ। जेन से पूछने लगती है कि तुम लोग अचानक से यूनियन की कंपनी की इंस्पेक्शन क्यों कर रहे हो? तो सुवेन कहती है कि ये नॉर्मल इंस्पेक्शन है और इसका यूनियन से कोई भी लेना देना नहीं है। ये कहकर सुवेन यहाँ से चली जाती है। अब जेन भी इसी कंपनी के बारे में सर्च कर रही होती है। अगले दिन जेन जब अपने घर से जा रही होती है तो इसको सुवेन की कॉल आती है जिसको कहती है कि तुम आज डिफेंस स्टेटमेंट जमा करवाना मत भूलना। जेन कहने लगती है कि अगर शिनलियांग फैक्ट्री एक शेल फैक्ट्री है तो क्या वो भी फैक्ट्री में होगा? तो सुवेन कहती है कि इस बारे में कोई भी नहीं जानता और तुम अकेले ही उसको ढूंढने मत चले जाना क्योंकि ये बहुत डेंजरस है। जेन कहती है कि मैं गाओजुन को अपने साथ जाने के लिए कहूंगी। सुवेन कहती है लेकिन गाओजुन तो बीलिंग वापस चला गया है। जेन कहती है कि ठीक है फिर मैं भी नहीं जाऊंगी। ये कहकर ये कॉल बंद कर देती है। दूसरी तरफ गाओजुन भी इसी फैक्ट्री आ गया होता है। गाओजुन बाहर ही खड़ा होकर इस फैक्ट्री की पिक्चर्स ले रहा होता है। अब यहाँ पर एक बस में ही आदमी ने अपनी शॉप बनाई होती है। गाओजुन इसके पास जाता है, इसे पूछने लगता है कि
तुमने इतने सुनसान इलाके में अपना बिजनेस खोला है, क्या तुम्हारा बिजनेस ठीक चलता है? काओजुन इस आदमी से बात कर रहा होता है, पूछने लगता है कि इस फैक्ट्री में कोई भी आदमी दिखाई नहीं दे रहा। तो ये आदमी कहने लगता है कि ये फैक्ट्री जब से बनी है यहाँ पर कोई भी आता जाता नहीं है। अब इतने में गाओजुन को जेन की कॉल आती है, जिससे पूछती कि क्या तुम बेलिंग में हो? तो गाओजुन कहते हैं कि हाँ, एक इम्पोर्टेंट केस की वजह से मुझे बेलिंग आना पड़ा है। गाओजुन जेन से बात ही कर रहा होता है, ये देखता है कि जेन भी यहाँ पर आ गई है। ये जेन को देखते ही अपनी कार के पीछे छुप जाता है। जेन गाओजुन से कहती है कि अगर मैंने शिनलियांग को ढूंढ लिया तो क्या मैं उससे सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट के बारे में बात कर सकती हूँ? गाओजुन कहता है कि शिनलियांग तुमसे नहीं मिलेगा, इसलिए उसको ढूंढना बेकार है, और अगर तुम उसको तलाश करना ही चाहती हो तो मेरे वापस आने का इंतजार करो। जेन गाओजुन को थैंक्स बोलकर कॉल बंद कर देती है और अब जेन अपनी कार से बाहर आ जाती है। गाओजुन भी जेन को देख रहा होता है। अब गाओजुन इस टेबल पर जाकर बैठ जाता है और ये यहीं से जेन को देख रहा होता है। जेन इस फैक्ट्री का दरवाजा खटखटाती है। एक आदमी बाहर आता है जो जेन से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तो जेन कहने लगती है कि मैं शिनलियांग से मिलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे किसी ने शिनलियांग को गिफ्ट देने के लिए भेजा है। तो ये आदमी कहने लगता है कि शिनलियांग यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम भी वापस चली जाओ। जेन से पूछती है कि क्या शिनलियांग वाकई में यहाँ पर नहीं है? तो ये आदमी गुस्सा हो जाता है, कहता है कि वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए तुम भी वापस चली जाओ। ये कहकर ये दरवाजा बंद करने लगा होता है, लेकिन जेन इसको रोकते हुए कहती है कि मैं ये गिफ्ट तुम्हें दे देती हूँ और तुम शिनलियांग को कॉल कर देना और तुम मेरी बात शिनलियांग से करवा देना, क्योंकि मेरे फ्रेंड ने ये गिफ्ट खास तौर पर शिनलियांग को खुद देने के लिए कहा था। ये आदमी ऐसा करने के लिए मान जाता है। अब जेन अपनी कार से गिफ्ट लेने के लिए आ जाती है। इसके पास तो कोई भी गिफ्ट नहीं होता। ये एक बॉक्स में बॉटल्स डालने लगती है। गाओजुन भी जेन को बहुत गौर से देख रहा होता है। अब ये आदमी बाहर आ जाता है और ये शिनलियांग को कॉल कर ही रहा होता है कि ये डॉग बहुत ज्यादा भौंकना शुरू कर देता है। जब ये आदमी इस डॉग को चुप करवा रहा होता है तो जेन शिनलियांग के नंबर को बहुत गौर से देख रही होती है। अब ये आदमी शिनलियांग को कॉल करता है और शिनलियांग जेन के बारे में पूछ रहा होता है कि इसका नाम क्या है, ये दिखने में कैसी है। ये आदमी जब ये सारी बातें शिनलियांग को बता देता है तो कॉल के बाद ये आदमी जेन से कहने लगता है कि शिनलियांग ने कहा है कि तुम गिफ्ट को यहाँ पर छोड़कर जा सकती हो, वो आकर इसको ले लेगा। ये कहकर ये आदमी इस बॉक्स को लेकर अंदर चला जाता है। इसके बाद जेन यहाँ से चली जाती है। गाओजुन भी जेन को देखने के लिए आता है और उसको यकीन हो गया होता है कि जेन अब यहाँ से चली गई है। गाओजुन किसी को कॉल करने वाला होता है और ये देखता है कि जेन फिर से वापस आ गई है। ये देखकर ये फिर से कार के पीछे छुप जाता है। अब गाओजुन ऐसे ही छुपते हुए अपनी कार की पीछे वाली सीट पर बैठने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन इसका कोट कार की डोर में फंस जाता है। मिस्टर शिव मिस्टर फांग को बता रहे होते हैं कि कंपनी को इस स्कैंडल के कारण काफी नुकसान हो रहा है। कस्टमर्स को इस सिचुएशन में डील करने के लिए हमें कंपनी के फंड्स इस्तेमाल करने चाहिए। तो मिस्टर फांग कहते हैं कि हमारे क्लाइंट्स अगर हमारे प्रोडक्ट्स बाय कर रहे हैं तो हमें भी उनके बेनिफिट्स का ख्याल रखना होगा, और अगर कंपनी का फंड इस्तेमाल करना पड़ा तो वो मामला मैं हैंडल करूंगा। मिस्टर चियो और ली जब बाहर आ जाते हैं तो यहाँ से सुवन गुजर रही होती है। मिस्टर चियो सुवन को बहुत गौर से देखते हैं और इनको याद आता है कि सुवन से इनकी मुलाकात यूनिंग के फ्यूनरल पर हुई थी। अब मिस्टर फांग किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं कि मैं तुमसे मीटिंग करना चाहता हूँ, क्या तुम फ्री हो? तो वो कहता है कि आपको मेरी कॉल का इंतजार करना पड़ेगा। अब लुयांग बाहर से इंस्पेक्शन टीम पर नजर रखे हुए होता है। अब लुयांग मिस्टर चू के साथ एक दूसरे रूम में आ जाता है। मिस्टर चू लुयांग से कहते हैं कि सुवन मुझे जानी पहचानी लगती है। कहते हैं कि सुवन का यूनिंग से क्या ताल्लुक है? लुयांग कहता है कि सुवन और यूनिंग की वाइफ हाई स्कूल फ्रेंड्स हैं। मिस्टर चू कहते हैं कि तुम्हें सुवन पर कुछ दिनों के लिए नजर रखनी होगी, और अगर इंस्पेक्शन टीम तुमसे कोई भी इन्फॉर्मेशन मांगे तो तुम्हें वो इन्फॉर्मेशन देने से पहले मुझसे परमिशन लेनी होगी। लुयांग कहते हैं कि ठीक है। मिस्टर चू अब लुयांग से कहते हैं कि तुम्हें यूनिंग की फैमिली पर भी नजर रखनी होगी कि वो भी क्या कर रहे हैं। दूसरी तरफ जेन अपनी कार में ही बैठकर इस फैक्ट्री को देख रही होती है और गाओजुन अभी तक उसी पोजीशन में बैठा होता है। गाओजुन बहुत मुश्किल से अपनी पोजीशन को ठीक करता है और अब यहाँ पर जेन स्नैक खा रही होती है, जिसको देखकर गाओजुन का भी कुछ खाने का दिल कर रहा होता है। गाओजुन वो को कॉल करके यहाँ पर आने के लिए कह रहा होता है। अभी तक वो नहीं आई होती तो गाओजुन इसको कॉल करके कहता है कि तुम कहाँ पर रह गई हो? तो वो इसको कहती है कि यहाँ पर ट्रैफिक जाम हो गई है तो मुझे थोड़ा सा वक्त लगेगा आने में। गाओजुन तो इस तरह से बैठकर बहुत ज्यादा थक गया होता है। अब रात हो चुकी होती है। जेन भी यहाँ से नहीं गई होती और ना ही
यहाँ पर वो पहुंची होती है। गाओजुन को जेन दिखाई नहीं दे रही होती तो अपने फोन की मदद से जेन को देख रहा होता है। अब जेन थक गई होती है तो ये कुछ देर के लिए कार से बाहर आ जाती है, लेकिन जैसे ही जेन डॉग के भौंकने की आवाज सुनती है तो ये फौरन से कार में जाकर बैठ जाती है। अब लुयांग की कॉल जेन को आती है जो उसे बताने लगता है कि मैंने यूनिंग का सामान पैक कर लिया है। लुयांग कहने लगता है कि मैं आज फ्री था तो मैं आपको ये सामान देने के लिए आ गया, क्या आप घर पर हैं? जेन कहती कि आपको शुक्रिया, लेकिन अभी मैं किसी काम से घर से बाहर हूँ, इसीलिए जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपसे खुद ही ले लूंगी। लुयांग कहता है कि मेरे पास कोई काम नहीं है, इसीलिए मैं आपका इंतजार कर लेता हूँ। जेन कहती है कि आपको मेरा इंतजार करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि मैं कब वापस आऊंगी। लुयांग कहते हैं कि ठीक है, फिर मैं आपका इंतजार नहीं करता। ये कहकर ये कॉल बंद कर देता है। दूसरी तरफ लुयांग जेन के घर के बाहर ही खड़ा होता है और इसके पास यूनिंग की चाबियों वाला वॉलेट होता है। अब जेन अपनी कार से निकलकर बाहर आ रही होती है। गाओजुन भी डर रहा होता है कि कहीं ये आकर इसको ना देख ले, लेकिन जेन गाओजुन की कार के पास आ रही होती है। ये देखकर गाओजुन जेन को ही कॉल कर लेता है। गाओजुन जेन से कह रहा होता है कि क्या तुम अपने घर का दरवाजा खोल सकती हो? गाओजुन जेन से कहता है कि मैं तुम्हारे घर के बाहर हूँ। जेन कहती कि तुम तो बेलिंग में थे, तो ये कहने लगता है कि मैं भी बेलिंग से वापस आया, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आया हूँ। जेन गाओजुन की बात सुन रही होती है और साथ साथ ये कार की तरफ भी बढ़ रही होती है। गाओजुन उसको कहता है कि तुम जल्दी वापस आ जाओ, मैं तुम्हारा बाहर ही इंतजार कर रहा हूँ। ये कहकर गाओजुन कॉल बंद कर देता है। अब जेन भी गाओजुन की कॉल सुनने के बाद यहाँ से चली जाती है और इसके साथ ही यहाँ पर वो भी आ जाती है। वो जब कार में आती है तो ये गाओजुन से कहती है कि तुम यहाँ पर जेन की वजह से क्यों फंसे हुए हो? क्या तुम्हें नहीं मालूम था कि वो यहाँ पर आने वाली है? गाओजुन इसकी कोई बात नहीं सुनता, इसको कहता है कि तुम जल्दी से कार ड्राइव करो। अब जेन कॉल पर सुवेन से बात कर रही होती है, कहने लगती है कि तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी, शिनलियांग की फैक्ट्री एक एम्प्टी शेल है। सुवेन कहती है कि तुम्हें इसके बारे में कैसे मालूम? क्या तुम फैक्ट्री गई थी? सुवेन जेन को डांटने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, मैंने तुम्हें मना भी किया था वहाँ पर अकेले जाने से। शिनलियांग एक बहुत ही खतरनाक इंसान है, अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो तुम क्या करती? जेन सुवेन से कहती है कि मैं घर वापस आ गई, इसलिए तो मुझे डांटना बंद करो। इसलिए अब हम शिनलियांग के बारे में बात करते हैं। सुवेन उसको बताती है कि इस कंपनी के 4 शेयर होल्डर हैं, लेकिन सिवाय शिनलियांग के ये 3 शेयर होल्डर्स इस लोन एग्रीमेंट में शामिल नहीं है। मैंने इन तीनों के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करने की भी कोशिश की, लेकिन इनके बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। जेन कहती है कि हमें सबसे पहले शिनलियांग को ढूंढना होगा। सुवेन कहती कि हाँ तुम ठीक कह रही हो। ये कहने के बाद ये कॉल बंद कर देती है। अब जेन जब कार में आकर वापस बैठती है तो उसको याद आता है कि गाओजुन तो घर के बाहर मेरा इंतजार कर रहा है, तो ये जल्दी से यहाँ से चली जाती है। जेन अपने घर पहुँच गई होती है और ये गाओजुन को कॉल करके कहती है कि तुम कहाँ पर हो? तो गाओजुन कहता है कि मुझे एक जरूरी काम आ गया था जिसकी वजह से मुझे जाना पड़ा। गाओजुन से पूछता है कि क्या तुम घर पहुँच गई हो? तो जेन कहती है कि हाँ बस अभी पहुंची हूँ। जेन जब अपना दरवाजा खोल रही होती है तो ये देखती है कि इसके डोर का लॉक तो पहले ही से खुला होता है और जेन को याद आता है कि इसने जाने से पहले अपना डोर लॉक जरूर किया था। ये देखकर जेन बहुत हैरान हो रही होती है। अब जेन अपने घर का दरवाजा खोलकर यहीं से अपने पूरे घर को देखने लगती है और इसे यहाँ पर टॉर्च लाइट दिखाई देती है, जिसको देखकर जेन डर जाती है। गाओजुन जेन से कहता है कि तुम कुछ कह क्यों नहीं रही हो, और इसी शॉक के कारण जेन का फोन भी इससे नीचे गिर जाता है। गाओजुन जेन को आवाज दे रहा होता है और जेन अपने डोर को लॉक करके यहाँ से भाग जाती है और जेन का फोन भी यहीं पर रह जाता है। गाओजुन को भी समझ नहीं आ रही होती कि आखिर क्या हो रहा है। अब जेन लिफ्ट में आकर सिक्योरिटी से बात करती है कि कोई मेरे घर में है, तो सिक्योरिटी गार्ड जेन से कहता है कि आप डरे नहीं, हम फौरन ही यहाँ पर किसी को भेज रहे हैं। जेन तो बहुत ज्यादा डर गई होती है, ये भागते हुए बिल्डिंग से बाहर निकलती है। जेन गिरने वाली होती है, लेकिन यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं। सिक्योरिटी गार्ड जेन से पूछते हैं कि आपके घर में जो कोई भी है क्या आपने उसका चेहरा देखा है? जेन तो बहुत ज्यादा डरी होती है। सिक्योरिटी गार्ड जेन से पूछ रहा होता है कि वो आदमी किस तरह का दिखाई देता है, तो जेन कहती कि मुझे नहीं मालूम। ये सुनकर दूसरा सिक्योरिटी गार्ड इसे कहता है कि हमें चलकर देखना चाहिए। कहकर ये दोनों चले जाते हैं। अब गाओजुन भी जेन को कॉल करता है, लेकिन जेन का फोन तो इसके घर के बाहर पड़ा होता है। जेन भी अब सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ अपने घर के बाहर आ जाती है। ये गार्ड जेन का मोबाइल फोन उठाता है, तो जेन इसे कहती है कि ये फोन मेरा है। ये सुनते ही सिक्योरिटी गार्ड जेन को इसका फोन वापस कर देता है और जेन गाओजुन की कॉल काट देती है। अब गार्ड दरवाजा खोलता है और ये तीनों घर के अंदर आ जाते हैं। जब ये दोनों गार्ड कमरों को चेक करने के लिए चले जाते हैं तो जेन को गाओजुन की कॉल आती है। गाओजुन कहता है कि कॉल अचानक ही बंद हो गई थी, क्या कुछ हुआ था? तो जेन कहती कि नहीं, सिग्नल प्रॉब्लम थी इसीलिए कॉल कट हो गई।
इतने में ही गार्ड आवाज देते हुए कह रहा होता है कि मुझे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं मिला। गार्ड की आवाज सुनकर गाओजुन जेन से पूछता है कि तुम्हारे घर पर कौन है? तो जेन कहती है कि ये आवाजें टीवी से आ रही हैं और ये गाओजुन से कहती है कि मुझे कॉल आ रही है, इसीलिए हम फिर बात करेंगे। ये कहकर जेन कॉल कट कर देती है। गाओजुन को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर क्या हो रहा है। सिक्योरिटी गार्ड जेन से कहता है आकर कि क्या तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है? तो जेन कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जब मैं सुबह घर से गई थी तो मैंने डोर को लॉक किया था, लेकिन जब मैं वापस आई तो मेरे घर का दरवाजा खुला हुआ था। ये गार्ड जेन से कहता है कि क्यों ना तुम अपनी चीजों को जाकर चेक कर लो कि कुछ गायब तो नहीं है। जेन भी अपने रूम में चेक करने के लिए आ जाती है, लेकिन हर चीज अपनी जगह पर होती है और अब यहाँ पर गाओजुन भी आ जाता है। जेन आकर गार्ड्स को बताती है कि मेरी चीजों में से कुछ भी गायब नहीं है। ये सुनकर गार्ड्स जाने लगते हैं और जेन से कहते हैं कि हम जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करते हैं और जेन से पूछने लगते हैं कि क्या हम इस बारे में पुलिस को रिपोर्ट करें या नहीं। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। ये सुनने के बाद गार्ड्स यहाँ से चले जाते हैं। अब जेन अंदर आकर गाओजुन को कॉल करती है। गाओजुन तो जेन के घर के बाहर ही होता है। ये कॉल उठाता है। जेन गाओजुन से कहती है कि तुमने मुझे कॉल क्यों की थी? तो गाओजुन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए बीजिंग की कुछ स्पेशल चीजें लाया था और मैं बस वो तुम्हें देना चाहता था, लेकिन लास्ट मोमेंट पर ही मुझे क्लाइंट की कॉल आ गई, इसलिए मुझे वापस जाना पड़ा। ये चीजें अभी भी मेरी कार में है, जब मुझे कल टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ये सेंड कर दूंगा। तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन गाओजुन कहते हैं कि ये इतनी महंगी नहीं है, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। जेन भी कहती है कि ठीक है। कॉल के बाद गाओजुन जेन के घर के बाहर आ जाता है और गाओजुन बहुत गौर से दरवाजे के लॉक को देख रहा होता है। अब जेन ये सोच रही होती है कि क्या इसको वाकई में कोई गलतफहमी हुई थी। यही सब सोचकर जेन फिर से डोर को चेक करने के लिए आ जाती है। अब जैसे ही जेन दरवाजे का लॉक खोलने लगती है तो गाओजुन भी घबरा जाता है। गाओजुन बिल्कुल दीवार के साथ खड़ा होता है और जेन भी दरवाजा खोलकर देखती है, लेकिन जब इसको सामने कोई भी नजर नहीं आता तो ये दरवाजा बंद कर लेती है और गाओजुन भी जैसे ही दरवाजा बंद होता है यहाँ से चला जाता है। इसके बाद मिस्टर फांग अपने किसी दोस्त से मिलने के लिए आए होते हैं। ये बता रहे होते हैं कि कंपनी इस वक्त क्राइसिस में है और ये कहने लगते हैं कि अगर फिर से कोई यूनिंग जैसा आ गया तो हमारे लिए बहुत मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। तो ये आदमी कहता है कि तुम्हारे लिए भी सबसे निकलना इतना आसान नहीं है। ये बात तो बॉस पर डिपेंड करती है कि वो तुम्हें वाकई में जाने देंगी या नहीं, और अगर वो तुम्हें जाने भी दे फिर भी तुम्हें पैसे निकालने का कोई रास्ता तलाश करना होगा, क्योंकि जाने के बाद भी तुम पैसों के बगैर सरवाइव नहीं कर सकते। मिस्टर फांग कहता है कि मैं पैसों वाले मामले में अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगा। ये आदमी कहने लगता है कि बॉस से बात मैं कर लूंगा, लेकिन तुम्हें एक बात याद रखनी है कि जंक्शन कंपनी के किसी भी मामले में तुम बॉस को इन्वॉल्व नहीं करोगे और मैंने कुछ लोगों को जेन का पीछा करने के लिए भी भेजा हुआ है। हमें बहुत जल्द यूनिंग वाले मामले के बारे में भी मालूम हो जाएगा। मिस्टर फांग कहते हैं कि मुझे समझ में आ गई है। आज येन शेंग्यू को जब ऑफिस छोड़ने के लिए आता है तो ये येन से कहती है कि तुम कोई फाइनेंशियल प्रोडक्ट खरीद लो, क्योंकि अब हमारे एक्सपेंसेस बढ़ने वाले हैं। येन कहते हैं कि मुझे समझ में आ गई है। शेंग्यू भी अब यहाँ से चली जाती है और जब येन कार में बैठता है तो इसको अपनी मॉम की कॉल आती है। इसकी मॉम इससे घर के बारे में पूछ रही होती है तो येन कहने लगता है कि इस वक्त मार्केट स्टेबल नहीं है, इसीलिए हमें थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। इसकी मॉम भी इसकी ये बात मान लेती है और ये कॉल बंद करने के बाद यहाँ से चला जाता है। अब जेन के घर के बाहर दो आदमी आते हैं जो इसकी कार के टायर को पंचर कर रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि आगे वाले टायर को किसी ने चाकू से पंचर किया होता है। इसका पार्टनर कहने लगता है कि जेन कल रात 9 बजे वापस आई थी, आखिर उन्होंने ये काम कब किया होगा। ये दोनों भी इसी सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर जेन का किसने टायर पंचर किया है। और अब जेन घर से जा रही होती है तो ज़ैनब अपने डोर को लॉक करते हुए इसकी वीडियो भी रिकॉर्ड कर लेती है ताकि इसके पास इस बात का सबूत रहे कि इसने दरवाजा लॉक किया था। अभी ये दोनों आदमी इधर ही होते हैं कि इतने में यहाँ पर जेन आ जाती है। ये दोनों आदमी जेन को देखकर यहाँ से भाग जाते हैं और जेन भी इनको भागता हुआ देख लेती है। अब जेन भी अपनी गाड़ी के टायर्स को देखने लगती है। इसके बाद जेन जब अपनी डिफेंस स्टेटमेंट कोर्ट में सबमिट करवा कर वापस जा रही होती है तो यहाँ पर गाओजुन आता है। गाओजुन जेन से कहता है कि वो चीजें मेरी कार में पड़ी है, तुम्हारी कार कहाँ पर है। तो जेन कहती है कि आज मैं अपनी कार ड्राइव करके नहीं आई। गाओजुन कहते कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें घर पर छोड़ देता हूँ। जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बिला वजह मुश्किल होगी। तो गाओजुन कहता है कि हम दोनों एटलीस्ट क्लासमेट्स हैं, इसलिए तुम्हें इतना फॉर्मल होने की जरूरत नहीं है। ये सुनकर जेन भी गाओजुन के साथ चली जाती है। अब जब ये दोनों लिफ्ट से बाहर निकलने वाले होते हैं तो सामने जियो खड़ा होता है। जेन इसको इग्नोर करके लिफ्ट से बाहर आ जाती है। गाओजुन इस आदमी से पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। ये आदमी गाओजुन पर हमला करता है। गाओजुन इसको धक्का देता है तो ये जमीन पर गिर जाता है। जेन भी इसके पीछे जाने वाली होती है, लेकिन गाओजुन इसे इस आदमी के पीछे जाने से रोक देता है। ये सुनकर जेन गाओजुन को देखने के लिए आती है। अब जियो वापस आता है और ये शॉची से कहता है कि मैंने तुम्हें कहा भी था कि इस बार तुम्हें जाना चाहिए, लेकिन तुम हो के मेरी बात सुनते ही नहीं हो। शॉची से पूछा होता है कि आखिर क्या हुआ है। तो जियो से
कहता है कि जल्दी से हॉस्पिटल चलो। अब जैन और गाओजन हॉस्पिटल आ गए होते हैं और डॉक्टर गाओजन के जख्म को ट्रीट कर रहा होता है। अब जब जैन और गाओजन बाहर आते हैं तो इन दोनों को छुपकर शाओची भी देख रहा होता है। जैन चलते हुए गाओजन के बाजू को पकड़ लेती है। ये देखकर गाओजन कहने लगता है कि मेरी टांगे तो बिल्कुल ठीक है। ये सुनकर जैन इसको छोड़ देती है। अब यहाँ पर गाओजन को कॉल आ रही होती है, लेकिन गाओजन अपने पॉकेट से फोन नहीं निकाल पा रहा होता, तो जैन गाओजन की पॉकेट से इसका फोन निकाल कर इसको देती है। गाओजन कॉल सुनकर जैन से कहता है कि मैं वॉशरूम जा रहा हूँ, तो मेरा कार में इंतजार करो। जैसे ही गाओजन वॉशरूम में चला जाता है तो जैन भी यहाँ से चली जाती है और शाओची भी जैन के पीछे चला जाता है। वापस जाते हुए जैन गाओजन से कहती है कि मुझे पुलिस को इस बारे में रिपोर्ट करनी चाहिए या नहीं। गाओजन कहते हैं कि वो आदमी इमरजेंसी वाले रास्ते से वापस गया था, इसलिए वहाँ पर कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है, तो पुलिस को रिपोर्ट करने का भी कोई फायदा नहीं होगा। जैन कहती है कि इसी आदमी ने मेरे होम टाउन में भी मेरा पीछा किया था। गाओजन कहते हैं कि क्या तुम्हारी से मुलाकात हुई है? तो जैन कहती है कि इस आदमी ने 2 बार मेरा पीछा किया है, एक बार मेरी ग्रैंडमा के घर और दूसरी बार जब मैं यूनिंग की कब्र से वापस आ रही थी। गाओजन कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का कोई सबूत नहीं, इसलिए पुलिस भी तुम्हारी मदद नहीं करेगी। जैन कहती है कि वो 2 बार मेरा पीछा कर चुका है, पुलिस इस बात को तो इग्नोर नहीं कर सकती। तो गाओजन कहता है कि क्या तुम्हें इस बात का पूरा यकीन है कि इसी आदमी ने तुम्हारे होम टाउन में तुम्हारा पीछा किया था? जैन कहती है कि मैंने उसका चेहरा तो नहीं देखा था, लेकिन इसको देखकर मैं बता सकती हूँ कि इसी ने मेरा पीछा किया था। गाओजन कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारा होम टाउन में पीछा किया था। जैन कहती है कि तुम ऐसा क्यों कह रहे हो? गाओजन कहता है कि आखिर वो तुम्हारा तीसरी दफा पीछा करके हासिल क्या करना चाहता है। जैन ये बात सुनकर खामोश हो जाती है और गाओजन कहता है कि हमारे पास इससे भी एक जरूरी काम है। जैन कहती कि वो क्या है? गाओजन कहते कि लंच टाइम हो गया और मुझे भूख भी लगी है। क्या तुम्हें भूख नहीं लगी? लेकिन मुझे स्टमक प्रॉब्लम है, इसीलिए मैं अपनी कोई मील छोड़ नहीं सकता, वरना मुझे काफी दर्द होती है। जैन कहती है कि मुझे माफ करना, मैं इस बारे में भूल गई थी, लेकिन तुम क्या खाना चाहते हो? तो गाओजन कहता है कि मैं एक सिंपल पोएज खाना चाहता हूँ, क्यों ना हम वापस तुम्हारे ही घर चलें। जैन इसके लिए मान जाती है। दूसरी तरफ सुवेन भी अपनी टीम के साथ इस कंपनी की इंस्पेक्शन कर रही होती है। अब मिस्टर चिऊ लुयांग से जैन के बारे में पूछ रहा होता है, तो लुयांग बताता है कि मुझे नहीं मालूम कि वो उस दिन कहाँ पर गई थी। मिस्टर चिऊ कहते हैं कि तुम ही बेवकूफ हो, वो ऑफिस में अपने साथ स्प्रे लेकर आई थी और उस दिन उसने तुम्हें जानबूझकर ऑफिस से बाहर भेजा था, इसलिए तुम्हें जल्दी मालूम करना होगा कि आखिर जैन क्या तलाश कर रही है। अब लुयांग को ऑफिस से कॉल आती है। जैसे ही कॉल खत्म होती तो लुयांग मिस्टर चिऊ से कहता है कि इंस्पेक्शन टीम को कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए। मिस्टर चिऊ से पूछते हैं कि आखिर वो तुमसे कौन सी इन्फॉर्मेशन मांग रहे हैं, तो लुयांग मिस्टर चिऊ को वो इन्फॉर्मेशन दिखाने लगता है। मिस्टर चिऊ इन पेपर्स को देखकर इनकी फोटो खींचने वाले होते हैं, लेकिन साथ ही मिस्टर चिऊ को मिस्टर फांग की कॉल आ जाती है। जैसे मिस्टर चिऊ कॉल उठाते हैं तो मिस्टर फांग इसको अपने ऑफिस में बुला रहे होते हैं। जैसे ही कॉल खत्म होती है तो मिस्टर चिऊ लुयांग को कहते हैं कि तुम ये इन्फॉर्मेशन इंस्पेक्शन टीम को भेज सकते हो, लेकिन याद रहे कि तुम्हें जैन पर अच्छे से नजर रखनी है, क्योंकि ये काम ज्यादा जरूरी है। ये सुनकर लुयांग यहाँ से चला जाता है। अब घर पर आकर जैन और गाओजन पोरिज खा रहे होते हैं, तो गाओजन जैन से कहता है कि तुम क्या कहना चाह रही हो? जैन कहती है कि मुझे लगता है कि मुझे पुलिस को कॉल करनी चाहिए। गाओजन कहते हैं कि क्यों? जैन कहती है कि मुझे लगता है कि कोई मुझे टारगेट कर रहा है, क्योंकि कल रात भी किसी ने मेरे घर में घुसने की कोशिश की है और आज जिस आदमी ने तुम पर हमला किया है, हो सकता है कि वो दोनों एक ही गैंग से हों। गाओजन इससे पूछने लगता है कि कल रात क्या हुआ था, तो जैन इसको सारी बात बताती है। गाओजन कहते हैं कि क्या तुम्हें इस बात का यकीन है कि कोई वाकई में तुम्हारे घर पर था? क्या तुमने उसको देखा? जैन कहती कि मैंने किसी को देखा तो नहीं था, लेकिन मैंने घर में फ्लैश लाइट जरूर देखी थी, क्योंकि घर पर अंधेरा था और मेरे घर का दरवाजा भी खुला हुआ था। गाओजन कहता है कि तुम्हें सही से याद नहीं होगा, तुम्ही ने सुबह डोर लॉक नहीं किया होगा, या ये भी हो सकता है कि कल रात जो आदमी तुम्हारे घर में आया हो वो कोई आम चोर ना हो। जैन इसकी ये बात सुनकर कहने लगती है कि फिर आखिर वो मेरे घर से कैसे बाहर आया होगा, क्योंकि मैंने तो डोर लॉक कर दिया था, क्योंकि हमने चेक किया था, ना ही किसी ने लिफ्ट ली और ना ही वो इमरजेंसी रास्ते से बाहर आया था। गाओजन कहता है कि फिर हमें कल रात जो कुछ भी हो उसको रिक्रिएट करना पड़ेगा। जैन गाओजन से पूछती है कि आखिर हम ये बात कैसे मालूम करेंगे कि वो किस तरीके से मेरे घर से गया था। ये सुनकर गाओजन जैन को इसके घर के बाहर ले आता है। जैन गाओजन से कहता है कि तुम लिफ्ट के जरिए नीचे पहुंचो और मैं इमरजेंसी रास्ते से नीचे आऊंगा। नीचे पहुंचकर तुम उस जगह पर चली जाना जहाँ पर तुम्हारी मुलाकात गार्ड से हुई थी, और वहाँ पहुँचने के बाद तुम फिर से यहाँ पर वापस आना। देखते हैं कि मैं नीचे जाने में कामयाब हो पाता हूँ या नहीं। अब जैन लिफ्ट लेकर नीचे चली जाती है और गाओजन भी जैन के घर से बाहर आकर दरवाजे को लॉक करके इमरजेंसी रास्ते से नीचे जाता है। अब जैन जब नीचे आती है तो गाओजन अभी तक यहाँ से बाहर नहीं आया होता, इसलिए ये देखकर जैन उसी जगह पर चली जाती है जहाँ पर इसकी मुलाकात गार्ड से हुई थी। जैसे ही गाओजन नीचे आते तो जैन भी इसको देखने के लिए आ जाती है। गाओजन जैन से कहते हैं कि तुम बहुत जल्दी वापस आ गई हो और जितनी जल्दी
जल्दी मैं नीचे आया उससे ज्यादा जल्दी कोई भी नीचे नहीं आ सकता। इन दोनों को समझ नहीं आ रही होती कि आखिर वो चोर बाहर कैसे आया था। गाओजन कहता है कि मुझे लगता है कि वो भी लिफ्ट के जरिए ही नीचे आया था। जन कहती है कि तुम ये कहने की कोशिश कर रहे हो कि उसने 4th फ्लोर तक लिफ्ट का इस्तेमाल किया, उसके बाद वो सीढ़ियों से नीचे आया। गाओजन कहता है कि गेस करने से बेहतर है कि हम सीसीटीवी कैमरा में जाकर देख लेते हैं। अब ये दोनों फुटेज को चेक करने के लिए आ जाते हैं। अब ये सब लोग जब सीसीटीवी फुटेज चेक कर रहे होते हैं तो देखते हैं कि एक लिफ्ट में एक आदमी अम्ब्रेला लेकर अंदर दाखिल होता है और ये आदमी बेसमेंट तक की लिफ्ट लेता है, लेकिन ये आदमी जाने से पहले 4th फ्लोर का बटन प्रेस कर जाता है, जिसको देखकर जन कहती है कि इसी वजह से लिफ्ट 4th फ्लोर पर थी जब मैं वापस आई। अब ये देखकर तो सिक्योरिटी गार्ड्स भी हैरान हो रहे होते हैं कि घर से कोई चीज भी गायब नहीं हुई और ये चोर भी वाकई में ही जन के घर पर आया था। दूसरी तरफ कंपनी में लो यांग यूनिंग की डायरी की फोटोकॉपी कर रहा होता है। मिस्टर फांग के दरवाजे पर कोई नॉक करता है। मिस्टर फांग इसको अंदर आने के लिए कहते हैं, लेकिन कोई भी जब अंदर नहीं आता तो मिस्टर फांग सीसीटीवी कैमरा से चेक करते हैं तो एक आदमी एक पैकेट इनके ऑफिस के बाहर रख कर जा रहा होता है। मिस्टर फांग इस पैकेट को लेने के लिए बाहर आ जाते हैं और इस पैकेट के अंदर एक डायरी होती है। मिस्टर फांग इस डायरी को लेकर अंदर आ जाते हैं, चेक करते हैं कि ये डायरी किस चीज के बारे में है, तो ये डायरी यूनिंग की ही डायरी होती है। अब सन सिक्योरिटी गार्ड से कहती है कि मैं एंट्रेंस की सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहती हूँ, तो गार्ड्स कहने लगते हैं कि उसने बाहर आकर कपड़े चेंज कर लिए होंगे, तो इस तरह से हमें उसके बारे में मालूम नहीं होगा। गाओजन भी जन से कहता है कि हमें वापस जाकर सोचना चाहिए कि वो कौन था, क्योंकि इस तरह से तो हम उसको ढूंढ नहीं पाएंगे। ये कहकर ये जेन को बाहर लेकर आ जाता है। जेन गाओजन से कहती है कि गार्ड्स तो कोई मसला क्रिएट नहीं करना चाहते थे, इसीलिए वो मुझे सीसीटीवी फुटेज देखने से रोक रहे थे, लेकिन तुमने मुझे क्यों रोका? गाओजन कहते हैं कि पहला कारण ये है कि अगर वो लिफ्ट के कैमरा से अपने आप को बचाने में कामयाब रहा तो तुम्हें क्या लगता है कि वो एंट्रेंस के कैमरा से अपने आप को नहीं बचाएगा? और दूसरा कारण ये है कि मैं तुम्हें ये नहीं बताना चाहता था कि मैं कल रात वापस आया था। जेन कहती है कि तुम कल कब वापस आए थे? तो गाओजन कहता है कि तुमने अचानक ही कॉल बंद की थी, इसीलिए मैं परेशान हो गया था और तुम्हें चेक करने के लिए आया था, और आते हुए मेरी मुलाकात गार्ड से हो गई थी, इसलिए मुझे मालूम हो गया था कि तुम्हारे घर में क्या हुआ, इसीलिए मैं काफी रात तक बाहर खड़े होकर तुम्हारे घर की निगरानी कर रहा था। जेन तो ये सुनकर हैरान होती है और जब ये गाओजन से कुछ भी नहीं कहती तो गाओजन कहता है कि तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, मैंने ऐसा सिर्फ तुम्हारा दोस्त होने की हैसियत से किया है। जबकि दोनों वापस आ रहे होते तो गाओजन जेन से कहने लगता है कि जो कोई भी आदमी है वो तुम्हारे एरिया को बहुत अच्छे से जानता है, इसीलिए उसको मालूम है कि उसने अपने आप को कैमरा से कैसे बचाना है। जेन के घर पर वापस आकर गाओजन जेन से कहता है कि क्या तुम ये कोट वॉश कर दोगी, क्योंकि मुझे कल एक क्लाइंट से मिलना है। जेन इस पर लगे हुए ब्लड को देखते हुए कहती है कि इस कोट में होल भी हो गया, अगर मैंने इसको वॉश कर भी दिया तो तुम इसको कल नहीं पहन पाओगे। गाओजन कहते हैं लेकिन मैं इसके अलावा यहाँ पर और कोई कोट नहीं लेकर आया। जेन इस बात का कोई भी जवाब नहीं देती तो गाओजन जेन से कहते हैं कि क्या मैं यूनिंग का कोई कोट बोरो कर सकता हूँ? तो जेन कहती है कि मुझे नहीं लगता कि उसका कोट तुम्हें फिट आएगा। गाओजन कहते हैं कि कोई बात नहीं, फिर मैं अपने कोट को कंधों पर ही रख लूंगा। अब जेन जब गाओजन के कोट को धोने के लिए वॉशरूम में आती है तो ये गाओजन के कोट का ब्रांड देखती है और इसको देखकर ये इसी ब्रांड के कोट्स को सर्च करने लगती है और जेन को इस स्टोर पर गाओजन जैसा सेम कोट मिल जाता है, लेकिन यहाँ पर जेन बहुत ज्यादा कंफ्यूज और इमोशनल दिखाई दे रही होती है। अब गाओजन जेन से आकर पूछता है कि क्या तुमने वॉश कर लिया है? तो जेन कहती है कि हाँ तकरीबन काम हो गया है। अब लो यांग भी जेन के घर पर आ गया होता है। गाओजन के साथ जेन भी बाहर आ जाती है तो गाओजन से पूछता है कि तुम क्या कर रही हो? तो जेन कहती है कि मैं तुम्हें वापस छोड़ने के लिए जा रही हूँ। गाओजन कहता है कि तुम्हें वापस अकेले आना पड़ेगा, इसकी वजह से मैं और परेशान हो जाऊंगा, इसीलिए ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं है। जेन कहती कि ठीक है, फिर मैं तुम्हें नीचे तक छोड़ आती हूँ। अब ये दोनों जाने लगते हैं तो गाओजन जेन से कहता है कि अब डिफेंस स्टेटमेंट जमा करवाने के बाद तुम्हारी हैंडराइटिंग वेरिफिकेशन की जाएगी कोर्ट की तरफ से। जेन कहती है कि मैंने कोर्ट से इस बारे में पूछा था तो उन्होंने मुझे नोटिस के लिए इंतजार करने का कहा है। गाओजन कहता है कि मैं तुम्हारे लिए जरूरी मटेरियल तैयार कर दूंगा, तो जेन कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। गाओजन जेन से कहता है कि अगर तुम मुझसे दूर रहना ही चाहती हो तो तुम्हें ये काम आहिस्ता आहिस्ता करना चाहिए, क्योंकि अगर तुम इतना डायरेक्ट होगी तो ये हम दोनों को ही ऑकवर्ड सिचुएशन में डालेगा। जेन कहती है कि अगर ऐसा करने के लिए मुझे इधर उधर की बातें ही करनी है तो ठीक है, फिर मैं अपना बेस्ट करने की कोशिश करूंगी। ये कहकर जेन लिफ्ट में आ जाती है। अब जब ये दोनों लिफ्ट
से जा रहे होते हैं तो गाओजुन जेन से कहता है कि मैं फिर भी तुम्हारे लिए मटेरियल जरूर तैयार करूंगा। तो जेन इसके लिए गाओजुन को थैंक्स बोलती है। अब लो यांग मिस्टर च्यू से ही बात कर रहा होता है, जिससे कह रहे होते हैं कि तुम्हें जेन से यूनिंग के बारे में बात करनी होगी क्योंकि उसको कुछ न कुछ तो मालूम होगा ही। इतने में लो यांग गाओजुन को वापस जाते हुए देखता है। जब गाओजुन यहाँ से चला जाता है तो जेन भी वापस चली जाती है। अब लो यांग गाओजुन की कार का पीछा करता है। इसके बाद शेंग्यू सो चुकी होती है और येन चुपके से ड्रॉर से प्रॉपर्टी ऑनरशिप सर्टिफिकेट निकालता है। येन इस सर्टिफिकेट को अपने बैग में रख लेता है और फिर येन यहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ जेन इसी कोट की प्राइस को देख रही होती है और फिर ये पैसों को देखने लगती है कि इसके पास कुल कितने पैसे हैं। जेन के पास जितने भी पैसे होते हैं ये उन सभी पैसों को अपने बैग में रख लेती है। अब गाओजुन होटल आ जाता है। अब लो यांग गाओजुन के पीछे इस होटल के अंदर आता है, लेकिन यहाँ पर एक और आदमी होता है जिसने गाओजुन जैसा ही कोट पहना होता है, जिसको देख कर लो यांग को लगता है कि ये गाओजुन है और ये कुछ और आदमियों से बात करता हुआ अंदर चला जाता है। लो यांग भी इसी आदमी को देख रहा होता है, जबकि गाओजुन इसको देख कर छुप गया होता है और अब गाओजुन लो यांग की पिक्चर खींच रहा होता है। गाओजुन इधर ही छुपा रहता है। लो यांग उसी आदमी के पीछे चला जाता है। अब लो यांग भी इन्हीं आदमियों के पास आकर खड़ा हो जाता है और इसको मालूम हो जाता है कि ये गाओजुन नहीं है। ये जो आदमी होता है इसका नाम शावन होता है और ये लोग गाओजुन के क्लासमेट्स होते हैं। लो यांग इन्हीं आदमियों के साथ दूसरे फ्लोर पर आता है। अब गाओजुन अपने रूम में आने के बाद कॉल करके कह रहा होता है कि मैंने तुम्हें एक पिक्चर भेजी है, इस आदमी के बारे में मालूम करो कि ये कौन है, इसने पूरा रास्ता मेरा पीछा किया है। अगली सुबह येन लोन डिपार्टमेंट आया होता है और येन अपना घर गिरवी रखवा कर लोन ले रहा होता है। येन जब लोन एग्रीमेंट पर साइन कर रहा होता है तो यहाँ पर जो लेडी होती है वो दूसरे आदमी को बहुत ही सस्पिशियस अंदाज में देख रही होती है। अब येन इसी आदमी के साथ वापस आ रहा होता है जिसका नाम शुसाई होता है। येन इसे पूछता है कि क्या ये इन्वेस्टमेंट रिलायबल है, तो शुसाई कहने लगता है कि हम इस लाइन में बेस्ट हैं और बहुत जल्द ही तुम्हारा प्रॉफिट मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसके बाद सुवन केस के बारे में पूछने के लिए जेन को कॉल करती है। जेन इसको सारी अपडेट देने के बाद कहती है कि मुझे लगता है कि गाओजुन अभी भी मुझे पसंद करता है। सुवन कहती है कि क्या उसने तुमसे ये बात खुद कन्फेस की है। जेन कहती कि नहीं, लेकिन उसके बिहेवियर से मुझे ऐसा फील होता है। जेन कुछ कहने लगी होती है तो ये रुक जाती है। सुवन इससे कहती कि जल्दी कहो, मैं बिजी हूँ। जेन कहती है कि गाओजुन मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहा है और ये बात नॉर्मल नहीं है। सुवन कहती है कि तुम अब चीजों को कॉम्प्लिकेटेड कर रही हो, तुम इतनी सोशल नहीं हो इसलिए तुम्हें अंदाजा नहीं है, लेकिन क्लासमेट्स एक दूसरे की मदद कर देते हैं और ये बात बहुत ही नॉर्मल है। और वैसे भी ये टाइम इन सब बातों को डिस्कस करने का नहीं है, तुम्हें सिर्फ अपने केस पर ध्यान देना चाहिए। जैसे ही सुवन कॉल बंद करती है तो इसके पास लो यांग आ जाता है। लो यांग सुवन से जेन के बारे में पूछने लगता है कि उनका केस कैसा चल रहा है। मेरे एक लॉयर फ्रेंड है, मैं जेन से उनको इंट्रोड्यूस करवा सकता हूँ। तो सुवन कहती है कि जेन ने लॉयर ढूंढ लिया है। तो लो यांग कहते हैं क्या मैंने भी सुना था उनका सरनेम गाओ है ना। तो सुवन कहती कि हाँ उसका नाम गाओजुन है। लो यांग को ये बात मालूम नहीं होती और इसको ये जानकर खुशी हो रही होती है। दूसरी तरफ जेन गाओजुन के लिए कोट खरीदने के लिए आई होती है। जेन गाओजुन के लिए ये कोट खरीद लेती है। अब इसी मॉल में शेंग्यू अपनी मॉम के साथ भी आई होती है और शेंग्यू की मॉम और ये जेन को यहाँ पर देख लेते हैं। जैसे ही शेंग्यू जेन को स्टोर से निकलते हुए देखती है तो ये जेन की पिक्चर्स खींचने लगती है। इसके बाद वो गाओजुन को लो यांग के बारे में सारी जानकारी दे रही होती है। वो गाओजुन को बताती है कि यूनिंग के जाने के बाद लो यांग को यूनिंग की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज मिल गई हैं, लेकिन उसकी पोजीशन अभी भी पहले वाली ही है। गाओजुन इससे कहता है कि और कुछ, तो वो इसको अब मिस्टर च्यू के बारे में बताने लगती है कि ये इनकी कंपनी में डायरेक्टर है, लेकिन कंपनी में इसकी रेपुटेशन ज्यादा अच्छी नहीं है। इतने में गाओजुन को जेन की कॉल आने लगती है। वो गाओजुन से कहती है कि तुम कॉल क्यों नहीं उठा रहे। तो गाओजुन कहता है कि मेरे जैसा बिजी इंसान हर कॉल भी नहीं उठा सकता। जेन अब गाओजुन का कोट लेकर होटल आती है। जेन गाओजुन के कोट को रिसेप्शन पर ही देने वाली होती है कि इसको गाओजुन की कॉल आ जाती है। जेन गाओजुन से कहती है कि मैं तुम्हारे लिए कोट लेकर आई थी और मैं वो रिसेप्शन पर ही छोड़कर जा रही हूँ। तो गाओजुन कहता है कि तुम्हें रिसेप्शन पर छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है, तुम यहीं पर रुको, मैं अभी आता हूँ। कुछ देर बाद ही गाओजुन जेन से मिलने के लिए आ जाता है। जेन गाओजुन से कहने लगती है कि मुझे तुम्हारी चॉइस का तो नहीं पता था, इसीलिए मैंने तुम्हारे लिए बिल्कुल पहले जैसा कोट ही खरीद लिया है। गाओजुन बैग को देखकर कहने लगता है कि ये ब्रांड तो एक्सपेंसिव है। जेन कहती है कि कोई बात नहीं। गाओजुन इसे कहने लगता है कि इस फाइनेंशियल कंडीशन में तुम ये कोट कैसे अफोर्ड कर सकती हो। तो जेन कहती है कि अभी भी मैं एक कोट तो अफोर्ड कर ही सकती हूँ। अब जेन इसको बाय बोलकर जाने लगती है तो गाओजुन कहता है कि मैं तुम्हें बाहर तक छोड़कर आता हूँ। और अब जब ये दोनों जा रहे होते हैं तो गाओजुन यहाँ पर शावन को देखता है और शावन को देखकर गाओजुन जेन को भी साइड में ले आता है। जेन इसे पूछती है कि तुम ऐसा क्यों कर
कर रहे हो तो गाओजन कहता है कि तुम किसी को जानती हो, वो भी यहाँ पर है, इसीलिए बेहतर है कि वो तुम्हें यहाँ पर ना देखे। जेनी से पूछती है कि कौन है, तो गाओजन उसको कहता है कि यूनिंग की कजन का हस्बैंड। और अब गाओजन देखता है कि शाओवन लिफ्ट में चला गया है, तो ये भी जेन को छोड़ देता है। और जेन कहती है कि मेरी वजह से तुम्हें फिर से मुश्किल हुई, इसके लिए सॉरी, और अब तुम्हें मुझे छोड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर जेन यहाँ से चली जाती है। जेन के जाने के बाद यहाँ पर वो आ जाती है और ये गाओजन से कहने लगती है कि अगर जेन शाओवन को देख लेती तो हमारी सभी कोशिशें बेकार जाती। अब मिस्टर च्यू लुयांग पर गुस्सा कर रहे होते हैं कि मैंने तुमसे यूनिंग की चीजों का ध्यान रखने के लिए कहा था, लेकिन तुमसे ये काम भी नहीं हो पाया, और ये डायरी किसी और के पास कैसे चली गई। जब मिस्टर च्यू थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं तो ये लुयांग से कहने लगते हैं कि इस ऑफिस में तुम्हारे अलावा यूनिंग की क्लोज और कौन था। लुयांग नाम में सर हिलाता है तो मिस्टर च्यू कहते हैं कि इन्वेस्टिगेट करो कि और कौन यूनिंग के ऑफिस में गया था। लुयांग इस डायरी के बारे में पूछता है तो मिस्टर च्यू कहते हैं कि मिस्टर फांग ने कहा है कि इसको सेल्स डिपार्टमेंट के हवाले कर दिया जाए ताकि वो चेक कर सकेंगे इसके अंदर बिजनेस रिलेटेड कोई चीज तो नहीं है। लुयांग भी ये डायरी लेकर फौरन यहाँ से चला जाता है। इसके बाद येन मैकेनिक को लेकर जेन के टायर चेंज करवाने के लिए इसके पास आया होता है। अब येन को एक मैसेज आता है जिसको देखकर ये जेन से कहता है कि मुझे एक जरूरी काम है, मैं वो करने के लिए जा रहा हूँ। अब येन तो यहाँ से चला जाता है। ये मैकेनिक जेन से कहता है कि तुम्हें अपने ये दोनों टायर ही चेंज करवाने होंगे। येन इससे पूछती है कि कितने पैसे लगेंगे, तो ये मैकेनिक कहता है कि एक टायर के लिए तुम्हें 1000 यॉन देने होंगे। जेन जब अपने पर्स पे पैसे देखती है तो उसके पास पैसे बहुत कम होते हैं। ये देख कर जेन मैकेनिक को काम करने से रोक देती है। अब वो स्टोर से निकलते हुए गाओजन को बता रही होती है कि आज ही सुबह जेन ने ये कोट खरीदा है और उसने पेमेंट कैश में की थी। इसके बाद जेन जॉब एजेंसी में आती है और ये लेडी जेन की सारी क्वालिफिकेशन देखने के बाद कहती है कि तुम्हारी क्वालिफिकेशन तो काफी अच्छी है, लेकिन मसला ये है कि तुमने 10 साल से कोई भी जॉब नहीं की है, इसीलिए तुम्हें IT की फील्ड में तो कोई भी जॉब नहीं मिल सकती। और ये लेडी जेन को घर का काम करने के लिए कह रही होती है, लेकिन जेन कहती है कि ये काम मेरे लिए सूटेबल नहीं है। अब जेन यहाँ से जाने लगी होती, दूसरा एजेंट आकर जेन के पास बैठ जाता है और कहने लगता है कि मैंने आपकी कुछ बातें सुन ली हैं। आप जैसी गुड लुकिंग लेडी को तो जॉब आसानी से मिल सकती है, तुम्हें बस बॉस के साथ रहना होगा। इस तरह की जॉब्स की मंथली सैलरी भी काफी अच्छी है, और अगर तुम ड्रिंक कर सकती हो तो तुम्हें इसका भी बेनिफिट होगा। लेकिन जेन को इसकी ये बातें सुनकर गुस्सा आ जाता है। ये कुछ कहे बगैर ही यहाँ से बाहर आ जाती है। अब जेन को सुवन की कॉल आती है। सुवन जेन से पूछती है कि क्या तुम छुप कर शिनलियांग को ढूंढ रही हो। जेन कहती है कि मैंने कॉल की थी, लेकिन उसने मुझे बताया कि जितने भी पैसे हैं वो लोन के थे। सुवन जेन से बात कर रही होती है और सुवन का कोलीग इसके पीछे पीछे चल रहा होता है। सुवन कहती है कि एक शेल कंपनी के पास लोन्स क्यों होंगे, वो ये तुमसे झूठ बोल रहा है। जेन कहती है कि हाँ, मैंने उससे मिलने के लिए भी कहा था, लेकिन उसने कहा कि वो शहर में नहीं है। सुवन कहती है कि वो झूठ बोल रहा है, मेरा ऑडिट भी खत्म होने वाला है, तो फिर मैं इन्वेस्टिगेट करने में तुम्हारी मदद करूंगी। जेन से पूछती है कि क्या तुम्हें लगता है कि पैसे शिनलियांग के पास ही होंगे। सुवन कहती है कि हाँ, ऐसा हो सकता है। जैसे ही जेन कॉल बंद करती है तो सुवन के पास इसकी असिस्टेंट आ जाती है, जो कहने लगती है कि मैंने अभी नोटिस किया है कि वो सॉन्ग तुम्हें चुपके से वॉच कर रहा है। इतने में ही वो सॉन्ग यहाँ पर आ जाता है। ये तीनों चले जाते हैं। अब येन शुसे पर गुस्सा कर रहा होता है कि तुमने तो कहा था कि मुझे कोई रिस्क नहीं लेने पड़ेंगे, लेकिन अब तुम फिर से मुझे और इन्वेस्टमेंट करने के लिए कह रहे हो। शुसे कहता है कि अगर तुमने ऐसा ना किया तो तुम अपनी पोजीशन खो दोगे। येन कहता है कि फिर उस 1 मिलियन यॉन का क्या होगा जो मैंने इन्वेस्ट किए हैं। तो ये कहने लगता है कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। ये सुनकर तो येन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है। ये कहने लगता है कि मुझे प्रॉफिट की परवाह नहीं है, लेकिन मैं अपनी इन्वेस्टमेंट में से 1 यॉन भी नहीं खो सकता हूँ, क्योंकि ये सिर्फ मेरे पेरेंट्स के रिटायरमेंट के पैसे नहीं थे। मैंने इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपना घर गिरवी रखवा कर लोन भी लिया है। लेकिन साथ ही इसके आदमी आकर येन को मारने लगते हैं। अब इतने में येन को शंग्यू की कॉल आ रही होती है, तो ये भी येन को कॉल उठाने के लिए कहते हैं। येन कॉल उठा लेता है और दूसरी तरफ शेंग्यू की मॉम यूनिंग की मॉम को जेन की पिक्चर्स दिखा रही होती हैं। इसके साथ ही यहाँ पर येन भी आ जाता है। अब ये पिक्चर देखने के बाद ये सभी लोग कह रहे होते हैं कि वो इतने महंगे स्टोर से शॉपिंग कर सकती है, वो यकीनन पैसे छुपा रही है। अब जेन जब सामान लेकर अपने घर जा रही होती है तो यहाँ पर ये एक रेस्टोरेंट में हायरिंग का नोटिस देखती है। इतने में ही जेन को गाओजन की कॉल आती है, जो कहने लगता है कि तुम्हारी कॉल आई थी। जेन कहती है कि कोर्ट ने मुझे नेक्स्ट मंडे का टाइम दिया है। गाओजन जेन से कहता है कि अभी
तो मैं बेलिंग में हूँ, इसलिए तुम उस दिन खुद ही चली जाना और मैं दोपहर तक वहाँ पर पहुँचने की कोशिश करूंगा क्योंकि मॉर्निंग में मुझे एक काम है। जेन इसको कहती है कि तुम्हें मेरे लिए आने की जरूरत नहीं है, तो गाओचन कहता है कि मेरा भी वहाँ पर एक केस चल रहा है, इसलिए मुझे वहाँ पर आना ही है। अब जेन इस रेस्टोरेंट में आ जाती है। यहाँ का मैनेजर जेन को इस जॉब के बारे में बता रहा होता है। अब यहाँ पर मिस मैंग होती है जो कि बर्तन धो रही होती है। मिस्टर चियान कहने लगते हैं कि रात की शिफ्ट में जेन आपकी मदद करेगी। अब जेन ने ये जॉब एक्सेप्ट कर ली होती है और जेन अपना काम करना शुरू भी कर देती है। अगले दिन जेन कोर्ट आती है और ये पूछने लगती है कि हैंड राइटिंग आइडेंटिफिकेशन के लिए मुझे कितनी पेमेंट करनी होगी। तो ये लेडी बताती है कि तुम्हें 10,000 यौन तैयार करने होंगे। ये सुनकर तो जेन हैरान हो जाती है। अब जेन जब कोर्ट से जा रही होती है तो गाओजन जेन को अपनी कार में बैठने के लिए कहता है। जब जेन कार में बैठ जाती है तो गाओजन इससे पूछता है कि क्या तुम्हें बैंक स्टेटमेंट मिल गई है। तो जेन कहती है कि हाँ, और ये गाओजन को ये बैंक स्टेटमेंट दिखाने भी लगती है। गाओजन जब इस बैंक स्टेटमेंट को देख रहा होता तो जेन कहने लगती है कि अगर तुम सिर्फ इस बैंक स्टेटमेंट को ही देखते रहोगे तो तुम समझोगे कि मैं मिलेनियर हूँ। गाओजन कहने लगता है कि ये बैंक स्टेटमेंट तुम्हारे फायदे में इस्तेमाल हो सकती है क्योंकि इससे हम ये बात प्रूव कर सकते हैं कि ये पैसे तुम्हारी डेली लाइफ के एक्सपेंसेस के लिए इस्तेमाल नहीं हुए। अब यूनिंग के पेरेंट्स जेन के घर पर अपने सामान के साथ आए होते हैं। यूनिंग के डैड कह रहे होते हैं कि वो घर पर नहीं है तो हम उसे कॉल कर लेते हैं। तो शिनक्यो की मॉम कहने लगती है कि आप उसे कॉल मत करें क्योंकि वो कभी भी खुश नहीं होगी ये जान कर के आप लोग उसके साथ रहने के लिए आ गए हैं, और कॉल करने की वजह से क्या पता कि वो घर वापस ही ना आए। अब जेन गाओजन के साथ अपने घर पर पहुंच गई होती है। जेन गाओजन से कहती है कि अगर बैंक स्टेटमेंट में हमें शिन लियांग का नाम मिल जाए तो क्या मैं इसकी मदद से उसको सू कर सकती हूँ। तो गाओजन कहता है कि हाँ, लेकिन तुम शिन लियांग से क्यों मिलना चाहती हो। तो जेन कहती है कि सुवेन ने कहा है कि शिन लियांग ही पैसों तक पहुँचने की है और मैं फैक्ट्री में उससे मिलने के लिए भी गई थी, लेकिन सिर्फ मुझे उसका नंबर मिल गया। नंबर वाली बात सुनकर गाओजन हंसने लगता है। तो जेन कहती कि तुम हंस क्यों रहे हो। गाओजन कहता है कि मैं बस हैरान हो रहा हूँ, आखिर तुमने उसका नंबर कैसे हासिल किया। इतने में ही जेन को एक कॉल आ जाती है। कॉल पे जो कोई भी होता है वो जेन को बता रहा होता है कि किसी ने इसके खिलाफ कंप्लेंट की है। गाओजन से पूछता है कि क्या हुआ है। जेन कहती है कि बिल्डिंग मैनेजमेंट की तरफ से कॉल आई थी, किसी नेबर ने मेरे खिलाफ कंप्लेंट की है। अब जेन जैसे ही अपने घर के बाहर आती है तो यूनिंग के पेरेंट्स इसको देखकर बहुत हैरान होते हैं कि ये गाओजन के साथ आई है। यूनिंग की मॉम तो गाओजन को देखकर भड़क जाती हैं और जेन को बुरा भला कहने लगती हैं कि तुम झूठ बोल रही थी ना उस दिन कि तुम्हारा इस आदमी के साथ कोई भी ताल्लुक नहीं है। यूनिंग के डैड और शेंग्यो की मॉम इनको रोक रहे होते हैं। गाओजन भी गुस्से में कहने लगता है कि आपको सोच समझ कर बोलना चाहिए। जेन इनसे कहती है कि आपको जो भी बात करनी है हम अंदर चलकर बात करते हैं। अब जेन 2 एनवलप्स लाकर यूनिंग के पेरेंट्स के सामने रखती है और कहने लगती है कि मेरे पास बस यही पैसे रह गए हैं। एक एनवलप्स में बहुत सारे कार्ड्स होते हैं। तो जेन बताने लगती है कि फ्यूल कार्ड्स हैं और यूनिंग ने मरने से पहले ही मुझे दिए थे। जेन कहती है कि यूनिंग ने मरने से पहले मेरे पास कुछ पैसे तो छोड़े थे, लेकिन वो अब तक इस्तेमाल हो चुके हैं। कुछ दिन पहले गाओजन का कोट खराब हो गया था मेरी वजह से, इसलिए रिप्लेसमेंट के तौर पे मैंने गाओजन के लिए एक नया कोट खरीद लिया। अब बाकी पैसे मेरे केस पर खर्च हो गए, इसलिए मेरे पास वाकई में यही बचे हैं। यूनिंग की मॉम गुस्से में ये एनवलप टेबल पर रखते हुए कहती है कि तुम्हें लगता है कि हम तुम्हारी इस बात का यकीन कर लेंगे। जेन अपने इन-लॉ से कह रही होती है कि मैं तो अपना खर्चा सही से नहीं उठा सकती, तो मैं भला आपके घर की मॉर्गेज कैसे दूंगी। यूनिंग के डैड कहने लगते हैं कि यूनिंग के जाने के बाद हम अपने एक्सपेंसेस सही से नहीं उठा पा रहे हैं, इसीलिए हमने अपना घर रेंट पर दे दिया है। घर के रेंट और हमारी पेंशन से हम जिंदगी गुजार सकते हैं और जो घर का रेंट होगा उससे हम अपने घर की मॉर्गेज दे देंगे। जेन ये सुनकर बहुत हैरान होती है और यहाँ पर पड़े इनके बैग्स को देखने लगती है। जेन कहती है कि क्या आप लोग वाकई में ही मेरे साथ शिफ्ट हो गए हैं। तो यूनिंग की मॉम कहने लगती है कि इसमें गलत क्या है, ये घर आधा यूनिंग का भी है। जेन कहती है कि आपको यूनिंग के कर्जे के बारे में तो मालूम ही होगा, वो 40 मिलियन यॉन है, क्या आप वो कर्जा भी मेरे साथ शेयर करेंगी। तो यूनिंग की मॉम कहती है कि हाँ ठीक है, हम ऐसा करने के लिए तैयार हैं, लेकिन गाओजन कहता है कि मैं ऐसा करने की आपको इजाजत नहीं दूंगा। यूनिंग की डैड कहने लगते हैं कि आखिर तुम कौन हो। तो गाओजन कहता है कि मैं जेन का लॉयर हूँ और मैं जेन के बिहाफ पर इस तरह की रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता हूँ। जेन गाओजन से कहती है कि ये मेरी फैमिली का मसला है, इसीलिए तुम्हें इसमें नहीं पड़ना चाहिए। गाओजन कहते हैं कि ठीक है, मैं तुम्हारे मसलों में इंटरफेयर नहीं करूंगा। ये कहकर गाओजन
गाओजुन जाने लगता है और रुक कर जेन से कहता है कि मुझे बाहर तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जेन भी बाहर गाओजुन की बात सुनने के लिए आ जाती है और शेनग्यो की मॉम भी दरवाजे पर अपने कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। गाओजुन जेन से कहता है कि उस दिन भी तुम्हारे इन-लॉज ने तुम्हारे साथ इतना बुरा सलूक किया था, तो तुम उनके साथ अपना ताल्लुक तोड़ क्यों नहीं देती। जेन कहती है कि यूनिंग ने जो कुछ भी किया हो, लेकिन उसके पेरेंट्स ने कभी भी मेरे साथ कुछ बुरा नहीं किया। गाओजुन कहते हैं कि तुम वाकई में उनको यहाँ पर रहने दोगी। जेन कहती है कि मैं और कर भी क्या सकती हूँ, वो अपना सारा सामान लेकर यहाँ पर आ गए हैं, क्या मैं पुलिस को कॉल करके उनका सामान बाहर फिकवा दूं। बहस करने से भी कोई हल नहीं निकलेगा, क्योंकि उनके पास भी मॉर्गेज देने के पैसे नहीं हैं और न ही उनकी मॉर्गेज अदा करने में मैं उनकी कोई मदद कर सकती हूँ, इसीलिए घर रेंट पर देना ही वाहिद रास्ता है। गाओजुन कहता है कि तुम्हें कुछ दिन के लिए फिर होटल में रहना चाहिए। जेन कहती है कि अगर मेरे पास होटल में रहने के लिए पैसे होते तो मैं अपने इन-लॉज की मॉर्गेज ना दे देती। अब इनकी ये बात सुनकर शेनग्यो की मॉम आकर बताने लगती है कि वो लोग कहीं से मॉर्गेज पे करने के लिए पैसे लाने की बात कर रहे हैं। ये कहकर ये फिर से दरवाजे पर कान लगाकर खड़ी हो जाती हैं। जेन गाओजुन से यहाँ से जाने के लिए कहती है कि अगर तुम यहाँ पर कुछ और देर रुके तो मेरे इन-लॉज पता नहीं हमारे बारे में और क्या सोचेंगे। ये सुनकर गाओजुन कहता है कि कोई भी मसला हो तो मुझे तुम कॉल कर देना। जेन कहती है कि तुम्हें कॉल करने से बेहतर है कि मैं पुलिस को कॉल कर दूं, क्योंकि पुलिस तुमसे ज्यादा पहले पहुंच जाएगी। गाओजुन कहता है कि तुम ये ट्राई करके देख सकती हो। जेन कहती कि ठीक है। ये कहने के बाद गाओजुन यहाँ से चला जाता है। अंदर आकर जेन यूनिंग के पेरेंट्स से कहती है कि आप लोग मेरे रूम में रह सकते हैं, मैं स्टडी में अपना सारा सामान शिफ्ट कर लेती हूँ। ये कहकर जेन अपने रूम में चली जाती है। दूसरी तरफ गाओजुन पोर्ट पर आ गया होता है और इसकी मुलाकात यहाँ पर जियो से होती है। जियो उसको अपनी इन्वेस्टिगेशन के बारे में बता रहा होता है। ज़ैनब अपने रूम से अपनी जरूरी चीजें साइड पर कर रही होती है और घर से अब शेनग्यो की मॉम भी चली जाती हैं। ज़ैन अपना सामान लेकर स्टडी में चली जाती है और गाओजुन जियो के साथ बोट में आ गया होता है। जियो गाओजुन से कह रहा होता है कि हमने कुछ दिन के लिए इस बोट को रेंट पर लिया है। अब जब ये सब बैठ जाते हैं तो जियो कहता है कि हमें अपनी मीटिंग को शुरू करना चाहिए। जियो कहने लगता है कि कंपनी चाहती है कि हम अपना फैसला खुद करें। इस सारी इन्वेस्टिगेशन के बाद मैं तो सिर्फ इस नतीजे पर पहुंचा हूँ कि या तो ज़ैन को सब कुछ मालूम है और वो पैसों के बारे में ना मालूम होने का ड्रामा कर रही है, या फिर ज़ैन को वाकई में ही पैसों के बारे में कुछ नहीं मालूम। गाओजुन कहते हैं कि ज़ैन के पास पैसे हैं या नहीं हमें इसके बारे में जल्दी मालूम हो जाएगा, इसलिए हमारे लिए सबसे अहम ये है कि हम ये मालूम करें कि उस दिन ज़ैन के घर पर आखिर कौन आया था और ये कि आखिर वो ज़ैन के घर में क्या तलाश करने की कोशिश कर रहा है। अब ज़ैन लाइब्रेरी आई होती है जहाँ पर ये शॉप्स के बारे में सर्च कर रही होती है जहाँ पर ये अपनी वॉच को बेच सके। गाओजुन अब इन सब से कहते हैं कि तुम लोग चुप रहो क्योंकि मैं ज़ैन को कॉल कर रहा हूँ। जियो गाओजुन से कहता है कि तुम फोन स्पीकर पर करो। गाओजुन भी इसकी बात मानकर फोन स्पीकर पर कर देता है। जैसे ही ज़ैन कॉल उठाती है तो गाओजुन से पूछता है कि क्या तुम्हारे इन-लॉज तुम्हारे लिए कोई मुश्किल तो खड़ी नहीं कर रहे। तो ज़ैन कहती है कि नहीं। गाओजुन ज़ैन से पूछता है कि तुम्हारे इन-लॉज ने टोटल कितनी मॉर्गेज पे करनी है। ज़ैन कहती है कि अब 4 लाख यॉन की मॉर्गेज बाकी रह गई है। ज़ैन से पूछती है कि आखिर तुमने मुझे कॉल क्यों की। तो गाओजुन कहता है कि तुम्हारी मदर इन लॉ का बर्ताव तुम्हारे साथ अच्छा नहीं है, इसीलिए मैं परेशान था तो मैं कॉल कर ली। ज़ैन कहती है कि इसके लिए तुम्हारा शुक्रिया, लेकिन मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये कहकर ज़ैन कॉल बंद कर देती है। अब शाओची कहने लगता है कि अगर ज़ैन अपने इन लॉज के मसले में फंसी रही तो हमारे काम को तो बहुत देर हो जाएगी, वैसे भी कंपनी हमें जल्दी करने के लिए कह रही है। गाओजुन कहते हैं कि तुम फिक्र नहीं करो, मैं ज़ैन को फिर से पुश करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद ज़ैन अपनी वॉच को इसी शॉप पर ले आती है जिसको इसने इंटरनेट पर सर्च किया होता है। यहाँ पर ज़ैन को गाओजुन की कॉल आती है जो उससे पूछता है कि क्या तुम घर पर हो। तो ज़ैन कहती कि नहीं, लेकिन तुम ये क्यों पूछ रहे हो। तो गाओजुन कहता है कि मैं तुमसे बैंक स्टेटमेंट के बारे में कुछ बात करना चाहता था। ज़ैन इसको कहती है कि मैं तुम्हें बाद में कॉल करूंगी, कहकर ये कॉल बंद कर देती है। ये सुनते ही गाओजुन भी अपनी कार से निकलकर बाहर आ जाता है। अब ये शॉप ओनर बताता है कि जो वॉच इसको यूनिंग ने बर्थडे पर गिफ्ट की होती है वो जेन्युइन नहीं है और कहने लगता है कि मैं दूसरी वॉच ले सकता हूँ। ये वो वॉच होती है जो यूनिंग ने मिस शेन को गिफ्ट करनी होती है। ज़ैन ये सुनकर बहुत हैरान होते पूछने लगती है कि क्या ये वॉच फेक है। तो ये कहने लगता है कि हम कभी भी अपने कस्टमर को ये नहीं कहते कि उनकी आइटम फेक है, बस हम यही कहते हैं कि ये जेन्युइन नहीं है। इसके बाद ज़ैन उसी शॉप पर जाती है जहाँ से इसने एक वॉच रिसीव की होती है। तो वर्कर इसको बताती है कि ये वॉच हमारी शॉप से नहीं खरीदा गया। जब ज़ैन यहाँ से वापस जा रही होती है तो इसको बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा होता है ये जानकर कि यूनिंग ने इसको फेक वॉच गिफ्ट की। अब हमें ज़ैन के घर का दिखाया जाता है जहाँ पर टेबल पर बहुत ज्यादा पैसे पड़े होते हैं। गाओजुन यूनिंग के पेरेंट्स से कहता है कि आप ये पैसे लेकर अपने घर की मॉर्गेज दे सकते हैं। यूनिंग की मॉम पूछने लगती है कि फिर इस घर का क्या होगा। तो गाओजुन इसको बताता है कि अगर लोन अदा नहीं किया गया तो कोर्ट ये घर जब्त कर लेगा और एंड में ना ये घर आपको मिलेगा और ना ही ज़ैन को। ये सुनकर तो यूनिंग की मॉम यूनिंग की डैड से पूछने लगती है कि अब हमें क्या करना चाहिए।
अब येन अपने स्टॉक्स को देख रहा होता है और ये काफी परेशानी में शुसी से कह रहा होता है कि आखिर ये नीचे क्यों गिर रहे हैं। तो ये कहने लगता है कि अगर तुम और इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो तुम अपनी इन्वेस्टमेंट की रकम भी खो दोगे। इतने में ही येन को शेनग्यू की कॉल आती है जो इससे कहती है कि तुम यूनिंग के पेरेंट्स को जेन के घर से पिक कर लो। येन कहता है कि वो लोग आज तो वहाँ पर गए थे। तो शेनग्यू बताती है कि जेन ने मॉर्गेज के सारे पैसे यूनिंग के पेरेंट्स को दे दिए हैं। ये बात सुनकर तो येन बहुत ज्यादा हैरान होता है। अब जब जेन घर पहुँचती है तो गाओ जुन पहले से ही घर पर मौजूद होता है। ये देखकर जेन को भी अजीब लगता है और अब ये रूम में अपने इन-लॉज को देखने के लिए जाती है। तो गाओ जुन जेन से कहता है कि वो लोग यहाँ से जा चुके हैं। जेन ये सुनकर हैरान होकर पूछने लगती है कि वो लोग आखिर चले क्यों गए। तो गाओ जुन जेन को ये एग्रीमेंट का पेपर देता है। जेन इसको देखकर गाओ जुन से पूछने लगती है कि आखिर उनके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आए। तो गाओ जुन कहता है कि ये पैसे मैंने दिए हैं। जेन गाओ जुन से पूछती है कि आखिर तुमने उनको पैसे क्यों दिए हैं। गाओ जुन कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैंने उनको पैसे क्यों दिए हैं। जेन ये बात सुनकर गुस्सा हो जाती है, कहने लगती है कि मैं नहीं जानती कि आखिर तुमने उनको इतने सारे पैसे क्यों दिए हैं, लेकिन मैं बस ये बात जानती हूँ कि मेरे पास कोई पैसे नहीं है और मेरे ऊपर इतना ज्यादा कर्जा है। तो आखिर फिर तुम ये सब कुछ करके मेरे लिए मुश्किलात खड़ी क्यों कर रहे हो। गाओ जुन कहते हैं कि मैं तो इंसानियत के नाते तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। जेन कहती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मेरी मदद इसी वजह से की होगी, लेकिन आखिर मैं तुम्हें ये पैसे कैसे वापस करूंगी। गाओ जुन जेन को रिलैक्स करते हुए कहता है कि तुम्हें मुझे फौरन पैसे वापस करने की कोई जरूरत नहीं है। तुम बस मुझे पेपर पर लिख कर दे दो कि जब भी तुम्हारे पास पैसे होंगे तो मुझे वापस कर देना। लेकिन जेन तो ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और इमोशनल होते हुए गाओ जुन से कहती है कि क्या तुम नहीं जानते कि मेरे ऊपर कितने पैसों का कर्जा है और अब मुझे तुम्हें भी पैसे वापस करने होंगे। गाओ जुन जेन से कहता है लेकिन अब तो मैं उनको वो पैसे दे चुका हूँ, मुझे वो पैसे वापस तो नहीं मिल सकते ना। जेन इसके जवाब में कुछ नहीं कहती, बस सोफे पर बैठ जाती है। गाओ जुन जेन से कहता है कि तुम्हारे होम टाउन में भी तुम्हारा एक घर है और क्रेडिटर्स को उस घर के बारे में नहीं मालूम। गाओ जुन कहता है कि तुम उस घर का सर्टिफिकेट मेरे पास रखवा सकती हो और तुम्हें कोई एग्रीमेंट भी मेरे साथ साइन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे तुम पर यकीन है और तुम मुझे पैसे तभी वापस करना जब तुम्हारे पास पैसे होंगे। अब येन एक चैट को पढ़ रहा होता है। दूसरी तरफ जेन गाओ जुन को फिर भी पेपर पर लिख कर देती है कि ये इसको पैसे वापस करे और अपने पुराने घर के सर्टिफिकेट के साथ जेन गाओ जुन को ये वॉच भी दे रही होती है। जेन कहती है कि मेरे पुराने घर की कीमत इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए तुम ये वॉच भी ले सकते हो। गाओ जुन कहता है कि मेरे लिए इस घर का सर्टिफिकेट ही काफी है। इतने में ही घर की बेल बजती है। जेन दरवाजा खोलने के लिए चली जाती है और गाओ जुन वॉच के बॉक्सेस को जेन के सोफे के नीचे रख देता है। जेन जब दरवाजा खोलती है तो घर पर येन आया होता है। येन अंदर आ जाता है। येन जब गाओ जुन से मिल लेता है तो जेन येन से पूछती है कि तुम अचानक यहाँ पर क्यों आए हो। येन गाओ जुन की वजह से इसको जवाब नहीं देता तो गाओ जुन जेन को गुड बाय कहकर यहाँ से चला जाता है। अब जब येन किचन में होती है तो येन की नजर इन वॉच के बॉक्सेस पर पड़ रही होती है। ये तो इनको उठाना चाह रहा होता है, लेकिन इतने में यहाँ पर जेन आ जाती है। गाओ जुन कार में बैठकर जेन को मैसेज करता है कि मैं नीचे ही हूँ, अगर कुछ भी हुआ तो मुझे कॉल कर देना। जेन भी गाओ जुन का ये मैसेज पढ़ लेती है। येन इससे कहने लगता है कि अब मैं मजीद इस बात को तुमसे नहीं छुपा सकता हूँ। ये कहने लगता है कि यूनिंग ने मरने से पहले मुझसे भी पैसे लिए थे। उसने कहा था कि उसे बहुत अर्जेंटली पैसे चाहिए, तो मैंने भी कुछ सोचे बगैर मेरे पास जितने पैसे थे यूनिंग को इकट्ठे करके दे दिए। यहाँ तक कि मैंने अपने क्लाइंट की पेमेंट भी यूनिंग को पैसे देने के लिए इस्तेमाल कर ली। यूनिंग ने मेरा पूरा 1 मिलियन यॉन वापस करना था, लेकिन यूनिंग मुझे ये पैसे देने से पहले ही इस दुनिया से चला गया। जेन तो इसकी ये बात सुनकर हैरान भी हो रही होती है। उसको यूनिंग पर गुस्सा आ रहा होता है। येन कहने लगता है कि मैं ये बात तुम्हें भी नहीं बताता, लेकिन अब चूंकि हमारी फैमिली में बेबी आने वाला है तो मुझे पैसों की जरूरत है और क्लाइंट भी मुझसे अपने पैसे वापस मांग रहा है। और जेन से कहता है कि क्यों ना तुम सबसे पहले मेरे पैसे वापस कर दो। जेन तो इसकी बात का कोई भी जवाब नहीं देती और येन अब सबूत के तौर पर अपनी और यूनिंग की चैट को प्रिंट करके लाया होता है। ये जेन को दिखाने लगता है। जेन इसको देखने के बाद येन से कहती है कि तुम यहाँ से चले जाओ। ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। आगे ड्रामे में क्या होने वाला है ये जानने के लिए देखिए नेक्स्ट पार्ट। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।